नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी कर रहे सभी प्रतिभागियों, ऐसे ही समस्त अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों और कक्षा 6वीं से 12वीं तक के पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए मेरी ये आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी इस वीडियो में आज MP टेट वर्ग 2 की इकाई 8 शब्द परिचय और शब्द के भेदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की है और वो मैं आपके सामने लाने वाली हूँ। आपकी परीक्षा के लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और इसमें जो कंटेंट मैं लेकर आई हूँ उसमें से कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और मेरी वीडियो पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, मुझे लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, शब्द क्या हैं बच्चों? शब्द से आशय वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। वर्णों के मेल से, वर्ण ध्वनि या अक्षर है ना, आ से लेकर ज्ञा तक जो स्वर और व्यंजन की जो वर्णमाला है वो सभी वर्ण हैं। तो वर्णों के मेल से बनी सार्थक यानी कि सही, जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकले, ऐसी इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे मैंने एक वर्णखंड किया है, वर्णमेल किया है, क अ प्लस म हलंत अ प्लस ल हलंत अ कमल, यानी कि जो कमल, ये जो आप शब्द देख रहे हैं, ये कमल शब्द क अ म अ ल अ इन वर्णों के मेल से बना है। सार्थक का अर्थ ये होता है बच्चों, यदि हम इस कमल को मकल लिखें तो मकल का क्योंकि कोई अर्थ नहीं होता इसलिए निरर्थक है, ये शब्द नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ ये है कि वर्णों के मेल से बना कोई ऐसा शब्द जिसका कि एक निश्चित अर्थ निकलता हो, सही अर्थ निकलता हो, वो शब्द कहलाता है। विशेष वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए, उचित क्रम में और अर्थपूर्ण मेल होना आवश्यक है। दूसरा, शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं, इनका अपना अर्थ होता है। भाषा की लघु इकाई शब्द है। छोटी इकाई क्या है? शब्द है, लेकिन लघुत्तम इकाई वर्ण है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। तो समझे बच्चों, शब्द से क्या आशा है? वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। वैसे आपसे परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, पर हाँ एक OT टाइप प्रश्न बन सकता है। अब हम अपनी बात करते हैं शब्दों के भेद। बच्चों, शब्दों के भेद के ऊपर आपकी परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शब्दों का भेद जो आपका टॉपिक है, ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हम देखते हैं कि शब्दों का भेद किस आधार पर किया जाता है। देखिए बच्चों, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 5 आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है बच्चों? 5 आधारों पर। नंबर 1, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, यानी कि किसी शब्द की रचना या उसकी जो बनावट है वो बताती है कि वो शब्द किस प्रकार का है। दूसरा, स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। दूसरा भेद है कि जो संबंधित शब्द है वो कहाँ से आया है, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, उसका पूर्व इतिहास क्या है, उसके आधार पर शब्दों के भेद हैं। अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद हैं, यानी कि शब्द का जो अर्थ है वो भी एक प्रकार का शब्दों का प्रकार निर्धारित करता है कि ये किस भेद के अंतर्गत शब्द आया है। व्याकरणिक या परिवर्तन के आधार पर शब्दों में होने वाला परिवर्तन भी शब्द के भेद का निर्धारण करता है। इसी के साथ ही प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो प्रयोग है वो भी शब्द भेद का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से शब्द भेद का निर्धारण 5 आधारों पर किया जाता है। बच्चों, चूंकि मध्य प्रदेश चयन परीक्षा की 8वीं इकाई में स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद आए हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हीं को लूंगी। देखिए बच्चों, हिंदी भाषा एक विशाल सागर के समान है। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द रूपी नदियां आकर मिलती हैं और इसीलिए हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत ही विशाल है।
तो हिंदी को हम जब बोलते हैं, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके मुंह से अनेक प्रकार के शब्द निकलते हैं जो या तो संस्कृत के होते हैं और या फिर कभी हम अनजाने में ही उर्दू, फारसी और अन्य भाषाओं के या इंग्लिश के शब्द भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द कहां से आए हैं, उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है और उनका इतिहास क्या है, इसके आधार पर हिंदी के शब्दों को या शब्द के इतिहास को 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला इसका जो रूप है वो है तत्सम शब्द, दूसरा भेद तद्भव, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी या आगत शब्द और 5वां संकर शब्द। ये 5 भेद स्रोत और उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, सबसे पहला है तत्सम। तत् धन सम, इसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा यानी कि मूल भाषा, हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यानी कि जैसे संस्कृत में प्रयोग हुए हैं उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि वे शब्द जो जैसे संस्कृत में है उसी मूल रूप में, अपने मूल स्वरूप में जैसे कि तैसे हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हृदय, कृषक, अग्नि, स्वप्न, सूर्य, प्रकाश, स्वर्ण, चंद्रमा इत्यादि, है ना, या कंकण, कर्म, मस्तक, नासिका, ऐसे अनेक शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन उनको बोलते समय हम या लिखते में हम हिंदी में भी प्रयोग करने लगे हैं और वो भी उनके मूल रूप में प्रयोग करने लगे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा भेद है बच्चों तद्भव। तद्भव शब्द, तत् धन भव यानी कि उससे पैदा हुआ, भव यानी पैदा होना, यानी कि जो संस्कृत के मूल शब्दों से पैदा हुए किंतु उनका थोड़ा सा रूप बदल गया और वे रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कृषक, कृषक का किसान, अग्नि को हम आग कहने लगे, सूर्य को सूरज कहने लगे, स्वप्न को सपना, सर्प को सांप और कर्ण को कान कहा जाने लगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि संस्कृत के मूल शब्द जो थोड़ा सा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे वे तद्भव शब्द कहलाए। इसका तीसरा भेद है बच्चों देशज शब्द। देशज, देश धन ज, देश में जन्मा, देश से उत्पत्ति जो हुई उसकी वो देशज, अर्थात जो शब्द देश के प्रांत, क्षेत्र अथवा अंचल की विविध बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए वे देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि हमारे देश से उत्पन्न हुए शब्द जो कि या तो किसी क्षेत्र में बोले जाते हों या प्रांत विशेष में बोले जाते हों और वो हिंदी में रेगुलर रूप से प्रयुक्त होने लगे वे देशज शब्द। क्षेत्र विशेष या अंचल में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय और आंचलिक शब्द भी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खाट, धोती, झाड़ू, लोटा, डिब्बा इत्यादि। तो मतलब कई सारे शब्द ऐसे होते हैं ना जो हमारे क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं और वो मानक शब्द ना होते हुए भी हिंदी में मानक भाषा के समान ही प्रयुक्त होने लगते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। अगला भेद है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, वो है विदेशी या आगत शब्द। विदेशी जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, आगत यानी आए हुए, वे शब्द जो अन्य विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे वे विदेशी या आगत शब्द कहलाते। देखो बच्चों, हमारे भारत पर कई सारी सभ्यताओं ने, अलग अलग विदेशी आक्रांताओं ने समय समय पर आक्रमण किए और वो लंबे समय तक हमारे देश में शासन करते रहे। तो उनकी समय में जो वो भाषा बोलते थे वे भी हमारे हिंदी भाषा में घुल मिल गए। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं किंतु वो सामान्य रूप से हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, वे विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों देखो, डॉक्टर, हम लोग बोलते हैं ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है। जहाज अरबी शब्द है। कागज, हम लोग कागज बोलते हैं पर हमें पता ही नहीं है कि ये फारसी शब्द है। अलमारी पुर्तगाली शब्द है। चम्मच, कितना आम शब्द है चम्मच, लेकिन बच्चों ये तुर्की शब्द है। तो इस प्रकार से अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं।
अगला भेद है बच्चों संकर शब्द। संकर यानी कि मिले जुले, है ना, संकरित हुए, यानी कि जो दो भाषाओं से आपस में मिलकर एक नया शब्द बन गए। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। मिले जुले शब्द, जैसे लाठी चार्ज। अब लाठी तो हिंदी शब्द है, लेकिन चार्ज अंग्रेजी शब्द है, तो हिंदी अंग्रेजी दो भाषाओं के शब्द से मिलकर या लाठी चार्ज। अच्छा, वर्षगांठ, हम लोग बोलते हैं ना वर्षगांठ मना रहे हैं। वर्ष संस्कृत शब्द है और हिंदी का शब्द है गांठ, तो संस्कृत और हिंदी मिलकर वर्षगांठ। इसी तरीके से फलदार, ये तो बहुत फलदार वृक्ष है, तो फल हिंदी शब्द है और दार फारसी। तो यानी कि दो भाषाओं से अन्य अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, उनके इतिहास के आधार पर कौन कौन से भेद हुए? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर शब्द। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के मूल शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हुए वे क्या कहलाती है? तत्सम। या कोई शब्द दे दिया जाए, जैसे कि आपको दे दिया जाए कागज। कागज शब्द है तो आपको पता होना चाहिए कि कागज फारसी शब्द है। मैं अपनी वीडियो में आपको ऐसे कई प्रकार के शब्दों की एक सूची भी दूंगी, जिससे आपकी एक अच्छी तैयारी होगी। चलिए बच्चों, इकाई 8 में आपका अगला जो भेद है वो है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अब हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों को जानेंगे। शब्द भेद के अगले क्रम में हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। देखिए बच्चों, अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है उनमें है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थ शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस प्रकार से ये 6 प्रकार हैं जो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला है अपना पर्यायवाची या समानार्थी। सभी को पता होगा कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी कि जो एक शब्द के समान ही अपना दूसरा शब्द भी अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि तन, तन के लिए हम काया शब्द भी प्रयुक्त करते हैं, शरीर को भी तन बोलते हैं। वपु और गात, ये चारों शब्द ही तन, तन के समान ही एक अर्थ बताने वाले हैं। दूसरा दिवस, दिवस को हम दिन भी कहते हैं, वार भी कहते हैं, वासर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो समान अर्थ बताते हैं ऐसे शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर हमारा दूसरा भेद है विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ यानी कि उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आय का व्यय, दिन का रात, हर्ष का शोक, स्वाधीन का पराधीन, सुख का दुख, है ना। तो इस प्रकार से अनेक शब्द ऐसे हैं और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थ के आधार पर कोई से भी शब्द देकर उनका आपसे पूछा जा सकता है कि ये इसका विलोम क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा या एकार्थक क्या होगा। तो ये स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी परीक्षाओं में बहुत सहायता करने वाला है। अर्थ के आधार पर हमारे शब्द का अगला भेद है एकार्थक शब्द। एकार्थक यानी कि एक अर्थ वाले शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, उसका कोई दूसरा अर्थ होता ही नहीं है, वे एकार्थक शब्द। जैसे मित्र, मित्र का एक ही अर्थ होता है। घर, घर भी एक ही अर्थ प्रकट करता है। भाषा, पहाड़, नदी, सर्प, ये सभी एकार्थक शब्द हैं, यानी कि इनको बोलकर आप जब इनका जब संबोधन करते हैं तो इनका एक निश्चित अर्थ प्रकट होता है, इसके अलावा इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। तो ऐसे शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। इसी क्रम में अगला भेद है अनेकार्थक शब्द, यानी कि जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द जिनको आप प्रयोग करने पर वो संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार अपना अलग अलग अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि पत्र, देखिए बच्चों, पत्र, उसने मुझे पत्र लिखा, तो यहां पर तो हो गया चिट्ठी, लेकिन पेड़ से पत्र गिरता है ना, या पत्र उड़ रहे हैं तो पत्ता, पत्ता। इसी प्रकार से घट, घट का अर्थ एक अर्थ होता है घड़ा और दूसरा अर्थ होता है शरीर। समझे बच्चों? तो इस प्रकार से ये अनेकार्थक शब्द है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, घटा का एक अर्थ क्या हुआ? काले बादल,
और दूसरा घटा यानी कि माइनस करना, उसमें से कम कर देना। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो स्थिति और संदर्भ के अनुसार अपना एक अलग अर्थ प्रकट करते हैं वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। श्रुति यानी सुनना, सम यानी समान। सुनने में जो समान लगते हैं यानी कि सुने जब हम तो वो एक जैसे लगते हैं किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। देखो बच्चों, कई बार वर्तनी यानी मात्रा में बड़ा छोटा सा अंतर होने के कारण हमें कई शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे अन्न और अन्य, अन्न और अन्य, है ना। ऐसे अवधि या अवधि, ठीक है, ये सुनने में तो एक जैसे हैं लेकिन अर्थ सबका अलग अलग है। जैसे अवधि एक भाषा है, वहीं पर अवधि यानी समय सीमा, अन्न यानी अनाज और अन्य यानी दूसरा। ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। एक इसका भेद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, एक लंबा हमने वाक्यांश बोला, जैसे कि जो रात्रि में जागते हैं या जो रात्रि में जागने वाले को हम क्या कहते हैं, निशाचर। दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला। अब ये कितने शब्द हैं, दूर की सोचने वाला, यही पूरा वाक्यांश है। इसकी जगह पर हम केवल दूरदर्शी भी कह सकते हैं, यानी कि जब हम दूरदर्शी शब्द प्रयोग करेंगे तो उसका क्या अर्थ होगा कि जो दूर की सोचता हो। ऐसे ही जो कभी ना मरे, हम इसको पूरा बोलने की बजाय अमर भी कह सकते हैं कि वह तो अमर है। जिससे कभी बुढ़ापा ना आए उसकी जगह हम कह सकते हैं वह तो अजर है ना, अजर। तो दूरदर्शी, अमर, अजर, ये जो शब्द हैं वो एक पूरे वाक्यांश के लिए या अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के प्रयुक्त शब्द वाक्यांश के लिए शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको शब्द भेद में इकाई 8 के अंतर्गत शोध के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में बताया है। मैं इसी के संबंधित कई प्रकार के शब्द आपके सामने लाने वाली हूं जिनकी प्रैक्टिस के द्वारा आपको ये समझ में आएगा कि ये किस कैटेगरी में आएंगे। तो मेरी वीडियो को लगातार देखते रहे। अगली वीडियो में मैं आपको इकाई 9 में रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर जो शब्दों का भेद है उनके बारे में बताऊंगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और प्लीज़ मुझे आप लाइक अवश्य करें। यदि आपको मेरा मैटर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें। धन्यवाद।